हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू परचम क्लासेस। आई एम जानवी। हम कंटिन्यू कर रहे हैं लूसेंट जनरल नॉलेज की एमसीक्यू सीरीज और इस सीरीज में हम पर्टिकुलरली यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं और डिस्कशन करते हैं। आप परचम पे अलग अलग फैकल्टी से प्रॉपर इन एक एक इंडिविजुअल स्टैटिक सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर हम हर एक टॉपिक की एमसीक्यू फॉर्म में, एमसीक्यू के क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर प्रैक्टिस करें सो दैट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके और स्ट्रांग हो सके। अब देखो, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ बैंक में अपने आप ऐड ऑन कर दी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ बैंक के बारे में नहीं पता है, लेट मी टेल यू कि पीडीएफ बैंक के अंदर यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं परचम क्लासेस पे, उन सब की पीडीएफ जो है यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही साथ आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ परचमक्लासेस.in पर भी अवेलेबल करा दी गई है। आप हमारी वेबसाइट परचमक्लासेस.in पर जाकर वहां से पीडीएफ ले सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को, हिस्ट्री है और इसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला क्वेश्चन है, रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पा कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पन सिटी थी, हड़प्पन कल्चर था, वहां पे रॉक कट आर्किटेक्चर किस साइट से मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, धोलावीरा से आपको रॉक कट आर्किटेक्चर के प्रमाण देखने को मिलेंगे। धोलावीरा जो है वो कच्छ, गुजरात में आपका लोकेटेड है। ये पर्टिकुलर साइट जेपी जोशी ने इसे डिस्कवर किया था 1967 से 1968 के बीच में। यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो धोलावीरा में पाए जाते हैं, जैसे कि 7 हेमिस्फेरिकल कंस्ट्रक्शन, 2 एक्सकेवेटेड कंस्ट्रक्शन, लार्ज रॉक कट चैम्बर्स यहाँ पे मिले हैं, सर्कुलर प्लान चैम्बर्स मिले हैं और एलिवेटेड मड ब्रिक कंस्ट्रक्शन जो है इस पर्टिकुलर धोलावीरा साइट से देखने को मिला है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान सिटीज विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम। थर्ड कह रहा है कि हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ मेटल। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी 1 एंड 2। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर ये सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट्स हैं और साथ ही साथ हड़प्पन पीपल के पास एडवांस्ड प्लान सिटी के उन्होंने डेवलप की थी और यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली एक सही तरीके का प्लान ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिला था। लेकिन अगर हम मेटल की बात करें तो हड़प्पन पीपल जो है सारे मेटल्स के बारे में जानते थे एक्सेप्ट आयरन। देखो, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उन्हें मेटलर्जी की नॉलेज ना हो। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए, बट देखा ये गया हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि यहाँ पर गोल्ड के कंपैरेटिवली सिल्वर का ज्यादा यूज किया गया। साथ ही साथ जो हड़प्पन पीपल के टूल्स थे वो भी आपको कॉपर, टिन और ब्रोंज जैसे मेटल से आपका बने हुए देखने को मिलेंगे। Next is saying that which one of the following was not known to Harappans? इनमें से कौन सी चीज हड़प्पन पीपल्स को नहीं पता थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क। वेल्स थे, पिलर्स थे, ड्रेन्स थे, आर्क्स नहीं थे। देखो, भारत में आर्क्स जो शुरू हुए वो 12th सेंचुरी के अराउंड जो है यहाँ पर इस तरीके के कंस्ट्रक्शन देखने को मिले। आप इमेज में देख सकते हो, ये है आपका आर्क। ठीक है, बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने 1206 के समय यहाँ पर इस तरीके के आर्किटेक्ट को डेवलप करने की शुरुआत की। A copper chariot of Harappa time was discovered at which of the following site? हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक कॉपर का चैरियट मिला था, रथ मिला था, वो किस साइट से डिस्कवर किया गया था?
तो दायमाबाद ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दायमाबाद से डिस्कवर किया गया था। दायमाबाद महाराष्ट्र इंडिया में ये पर्टिकुलर साइट लोकेटेड है और यहाँ से कई सारे ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट जो है एक्सकेवेशन के दौरान रिकवर किए गए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं जैसे कि बीड, सिल्स और माइक्रोलिथ जो है वो दायमाबाद से आपके पाए गए हैं। Which one of the following sites from where the famous bull seal of Indus Valley civilization found? बुल सील जो है वो किस साइट से मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो यहां पर हड़प्पा से इस सील को रिकवर किया गया था। देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट सील है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पहली है आपकी बुल सील और दूसरी है पशुपति। ठीक है, तो बुल सील जो है उसका जो कार्बन डेटिंग की गई तो वो 2200 से लेकर 2500 बीसी के अराउंड की उसकी डेटिंग मिली और ये हड़प्पा से मिली थी। पशुपति सील जो है वो आपकी मोहनजोदड़ो से आपको रिकवर की गई थी। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? किसने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की? दयाराम साहनी जी ने जो है इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की। बेसिकली इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने हड़प्पा की साइट को एक्सकेवेट किया था ईयर 1921 से 22 के बीच में। और ये पूरी की पूरी एक्सकेवेशन जो है वो जॉन हर्बर्ट मार्शल के डायरेक्शन के अंदर की गई थी। आईबीसी की जो कार्बन डेटिंग बताई गई है, जो एज बताई गई है वो है आपके अराउंड 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। Which of the following animals was not represented on the seal and terracotta art of Harappan culture? देखो, सील के साथ साथ टेराकोटा का आर्ट भी कई सारे हड़प्पन कल्चर से मिले। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन से यहां पर जानवर उस सील या टेराकोटा आर्ट में रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं? तो देखो यहाँ पे काऊ, ऑप्शन ए जो है आपका, काऊ की कहीं भी आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली जो मोस्ट कॉमन आपको यहाँ पर एनिमल देखने को मिलेगा हड़प्पन पीपल की सील पे वो है यूनिकॉर्न यानी कि बुल। उसके बाद पशुपति की सील अभी हमने वहां पे डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर देखो, पशुपति का हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये एक मेल डाइटी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के और इस सील में ये यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और इनके आसपास जो है 2 हॉर्न्स हैं। ठीक है, और चारों तरफ से एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस और बफेलो जो है इनके चारों तरफ इस पर्टिकुलर सील में बनाए गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपसे इन एनिमल्स का नाम जो है वो तो देगा ही देगा, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कई सारे वैसे नाम दिए होंगे जो एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कोई एक आपको एनिमल सेलेक्ट करना है जो आपको हड़प्पन सील्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें टू द पॉइंट सारे एनिमल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में यहां पर लोथल है, कालीबंगन है, ढोलावीरा है और बनावली है। लिस्ट 2 के अंदर आपको ये पूछा गया है कि कौन कौन सी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर्टिकुलर साइट से आपके एक्सकेवेट किए गए हैं। तो देखो, अब अगर हम इस आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लोथल से। बेसिकली डॉकयार्ड जो है आपके डॉकयार्ड के जो है मिले हैं आपके एक्सकेवेशन के दौरान। ठीक है, और उसके बाद कालीबंगन से आपको प्लग्ड फील्ड के प्रमाण देखने को मिले हैं। ढोलावीरा में आपको टेराकोटा का एक रेप्लिका देखने को मिला है प्लग का। ठीक है, प्लग मतलब हल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बनावली से क्या मिला है। बनावली से एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब देखो, हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी कोई पढ़ नहीं पाया है, डिकोड नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर बनावली के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिस इंस्क्रिप्शन में 10 बड़े बड़े जो है यहाँ पर आप देखोगे हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है उसके साइन बने हुए मिले हैं। नाउ अब हम देखो ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। अगर हिस्ट्री का देखें तो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है वो अब फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट सेशन से हम यहाँ पर वैदिक एज के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। इसके अंदर हम जितने भी पुराण्स हैं और उसके बाद यहाँ पर किन किन लोगों ने किन किन पुराण्स में कितने कितने यहाँ पे सूत्रास हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब देखो, ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे हैं द यूनिवर्स और
इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे और नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून इज। ठीक है, जो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टाइटन, ऑप्शन सी। टाइटन की देखो अगर हम बात करें तो ये सैटर्न का सबसे बड़ा मून है और पूरे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। ये किसी भी ड्वार्फ प्लैनेट से जो है बड़ा है साइज में अगर देखा जाए। टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन में, मतलब वहां पे आप टाइटन के जो एटमॉस्फेयर में देखोगे तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है और ये इकलौता ऐसा मून है पूरे सोलर सिस्टम में जिसके ऊपर यहां पर आपको डेंस एटमॉस्फेयर और बहुत ज्यादा बादल यानी क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज। अर्थ का मीन रेडियस पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे अर्थ के जो है मेजरमेंट है तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे और कीवर्ड ध्यान रखना क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो मीन रेडियस कितना है अर्थ का? तो ये हो जाएगा आपका 6400 किलोमीटर्स का रेडियस है क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट नहीं है। इक्वेटोरियल रेडियस की अगर हम बात करें तो ये 6378 किलोमीटर है, वहीं पोलर रेडियस जो है 6357 किलोमीटर तक है। टोटल सरफेस एरिया कितना है अर्थ का? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज, ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरा जो सरफेस एरिया है अर्थ का उसमें लैंड और वाटर दोनों को इंक्लूड करके ये जो नंबर है ये बताया जा रहा है। बेसिकली अर्थ का 70.8% एरिया वाटर से कवर्ड है और 29.2% एरिया जो है वो लैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the approximate equatorial circumference of the earth, यानी कि इक्वेटर के पास की सरकमफ्रेंस कितनी है अर्थ की? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी 40,000 किलोमीटर जो है इसकी इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है यानी कि 24,901 माइल्स। ठीक है, अर्थ जो है इक्वेटर के पास से ज्यादा चौड़ी है, वाइड है। ठीक है, इक्वेटर जो है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ। अब अर्थ जो है इक्वेटर पे इसलिए ज्यादा वाइड है क्योंकि अर्थ का जो शेप है तो वो इक्वेटर पे बल्ज आउट हो जाती है, इस कारण से उसका डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि द अप्रोक्सीमेट डायामीटर ऑफ द अर्थ क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस पूछा था, अब यहां पे डायामीटर पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखोगे आप 12,800 किलोमीटर जो है वो आपका अर्थ का डायामीटर है। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7,926 माइल का। अब देखो यहां पर पोल की और जो अर्थ में जो इक्वेटर की डायामीटर है बीचों बीच एकदम सेंटर से, वो दोनों अलग अलग हैं। जब आप जो है इक्वेटर के पास से अर्थ की डायामीटर जो है मेजर करोगे तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी और पोल के ऊपर अगर आप देखोगे तो पोल्स पे जो है अर्थ की डायामीटर आपको कम देखने को मिलेगी क्योंकि जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप में है और वो बल्ज आउट हो जाती है इक्वेटर के पास और पोल्स के पास थोड़ी सी कन्वर्ज रहती है, तो इस वजह से पोल के पास का डायामीटर जो है वो आपका कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं एन एप लाइक क्रिएचर आइडेंटिफाई एज मैन अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपॉक। ठीक है, तो ये देखो यहां पे प्लीस्टोसीन एपॉक के समय यहां पर एप जैसा क्रिएचर देखने को मिला था। अब देखो यहां पर जो ह्यूमंस हैं वो आपका ऑस्ट्रेलोपिथ्स के जो हैं वो आप कह लो कि ये आगे के इवोल्यूशन है। तो ऑस्ट्रेलोपिथ्स जो थे वो ग्रेट एप्स थे और ह्यूमन जो है उन्हीं एप से इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डायनासोर अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। ठीक है, यहाँ पे पीरियड्स पूछा है तो ये देखिए आपका ट्रायसिक पीरियड में जो है फर्स्ट डायनासोर को यहाँ पे मतलब अपीयर हुए यहाँ पर, और ये ट्रायसिक पीरियड जो है ये मेसोजोइक एरा का है। बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे 243 या फिर 233.23 मिलियन ईयर एगो जो पहले डायनासोर थे वो ट्रायसिक पीरियड मेसोजोइक एरा में देखे गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है आपका, उसकी जो पहली 4 सैटेलाइट्स हैं उन्हें किसने डिस्कवर किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, गैलीलियो। गैलीलियो ने देखो 7 जनवरी 1610 के समय यहां पर इन 4 मून्स की डिस्कवरी की थी जो जुपिटर के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे थे। उन्होंने एक होममेड टेलीस्कोप से इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। स्टार्टिंग में उन्हें ये लगा कि ये स्टार के क्लस्टर्स हैं, लेकिन बाद में उन्होंने नोटिस किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलरली ये एक फिक्स्ड पैटर्न पे, एक रेगुलर पैटर्न पे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं जुपिटर का। तो इस वजह से फिर उन्हें यह आइडिया मिला कि देखो स्टार तो किसी भी चीज का रेगुलर आपका पैटर्न से किसी भी चीज को के चारों तरफ नहीं घूमते हैं, रिवॉल्व नहीं करते हैं, मून्स करते हैं। तो यहां पर फिर उन्हें लगा कि ये स्टार्स नहीं है, ये जुपिटर के मून्स हैं, और उन्होंने इन चारों मून को लो यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो के नाम से जो है यहां पर इनकी नेमिंग रखी। इन चारों मून को कभी कभी गैलीलियन मून के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर गैलीलियन मून आपसे पूछ दिया एग्जाम के अंदर तो ये भी नाम दे सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली बिग एज द अर्थ। यानी कि सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो हमारी धरती के बराबर ही बड़ा है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, वीनस की बात हो रही है। वीनस जो है हमारे जो सोलर सिस्टम में अगर आप देखोगे तो अर्थ के ही सिमिलर है। अगर वीनस का डायमीटर देखोगे आप तो 7520 माइल्स है, वही अर्थ का डायमीटर कितना है? 7926 माइल। ठीक है, रेडियस की अगर हम बात करें तो वीनस का रेडियस है 6052 किलोमीटर और अर्थ का जो रेडियस देखा गया वो है 6371 किलोमीटर। दोनों वीनस और अर्थ जो है वो रॉकी प्लैनेट हैं और इनकी डेंसिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप देखोगे इनके क्रस्ट को तो एकदम इनके जो क्रस्ट का कंपोजिशन है वो भी सिमिलर है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी मटेरियल है उनके मासेस भी दोनों ही जो ग्रह हैं उस पे सेम पाए गए हैं। और रिसेंटली अभी एक जो डिस्कवरी हुई है, आप देखोगे, आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि वीनस के ऊपर ऑक्सीजन भी पाई गई है। Next question, the planet that takes 88 days to make one revolution of the sun। यानी कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो धरती के 88 डेज लगाता है सन के चारों तरफ एक बार रिवॉल्व करने में? ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मरकरी। देखो, मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसको 88 अर्थ डेज लगते हैं सूरज के चारों ओर रिवॉल्व करने में। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है क्योंकि ये सबसे सन के करीब है और इसको सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, अगर आप मरकरी का रेडियस देखोगे तो ये है ऑलमोस्ट 2440 किलोमीटर्स का, और अगर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे अर्थ की साइज से तो अर्थ मरकरी से 1/3 टाइम्स बड़ी है। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट्स 2024 के एसएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 का कोर्स है। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेंगी जो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सेशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आप लाइव अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल्ड डिस्कशन भी आपको मिलेगी और साथ में 10 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपके या फिर क्वेरी है, आप हमारे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां जो भी आपके क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। अब देखो, हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, Which of the following act was described by Jawaharlal Nehru as a charter of slavery? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने दिए गए एक्ट में से किस एक्ट को चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्यों इस तरीके से यहां पे चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया? क्योंकि इसके अंदर जो प्रावधान लाए गए थे भारत को रूल करने के लिए, भारत के अंदर एक न्यू गवर्नेंस सिस्टम को यहां पे इस्टेब्लिश करने के लिए, वो सारी चीजों को लेकर इंडियन लीडर्स को और स्पेशली जवाहरलाल नेहरू ने इसे चार्टर ऑफ स्लेवरी कोड किया। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो एक्ट है वो
यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया था और इसके तहत यहां पर भारत के अंदर ब्रिटिश रूल को मेंटेन किया जाएगा। प्रोविंशियल लेवल पे डायरार्की को जो है खत्म किया जाएगा, लेकिन सेंटर लेवल पे डायरार्की जो है बनी रहेगी। एबॉलिश करेगा इंडियन काउंसिल को और यहां पर एक नई एडवाइजरी बॉडी बनाई जाएगी। साथ ही साथ इंडिया को एक फेडरल सिस्टम के अनुसार जो है वो रूल किया जाएगा, यानी फेडरेशन इस्टेब्लिश की जाएगी और यहां पर जो प्रोविंस हैं यानी जो राज्य हैं उन्हें और ऑटोनॉमी देने की बात कही गई थी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो फंक्शंस हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उनको भी अलग अलग यहां पर डिवाइड करने की बात कही गई थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? ध्यान से, अडॉप्ट पूछा है, इफेक्ट नहीं पूछा है। तो किस साल में यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया पार्लियामेंट के अंदर? तो आपका आंसर हो जाएगा 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया। ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका 26 जनवरी 1950 से जो है इफेक्ट में आया। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और आपको यहां पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसे सर BN राव ने कंप्लीट किया था अक्टूबर 1947 में और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहां पर आप देखोगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था इंडिया के अंदर, उसको पूरी तरीके से जो आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्लेस करता है एज अ गवर्निंग डॉक्यूमेंट की तरह। नेक्स्ट, विच वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? इनमें से कौन से पर्टिकुलर पर्सन जो है कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं है? तो आपका हो जाएगा जॉन साइमन। ठीक है, यहां पर 3 पर्सन थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था कैबिनेट मिशन का? देखो, कैबिनेट मिशन को भेजा गया था इंडिया ताकि वो यहां पर इंडियन लीडर्स के साथ एक एग्रीमेंट कर सकें कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान को फ्रेम करना है। और नेक्स्ट जो उनका था कि यहां पर वो ये चेक करें कि जो भी पर्सन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डेवलप करेंगे वो जो है जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी क्लासेस हैं आपके इंडिया के अंदर, उन सब का ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ यहां पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी जो एस्टैब्लिश करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया was set up by the which of the following act? ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, पहली बार यहां पर जो है आपका फोर्ट विलियम के अंदर 1773 का एक्ट आने के बाद जो है 1774 में ये सारी चीजें एस्टैब्लिश की गई। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में पहला जो सुप्रीम कोर्ट था उसे एस्टैब्लिश किया गया। बेसिकली इसके पहले जो है यहां पर एक मेयर कोर्ट था कलकत्ता के अंदर जिसको रिप्लेस करके इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पहले जज कौन थे इस कोर्ट के? तो एलिजा एम्पे जो है पहले आपके जज थे। अब देखो यहां पर जो पॉलिटी का इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कह लो, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन से हम यहां पर डिस्कस करेंगे आपका जो मेन फीचर है प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट सेशन से हम उन सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और इसका टॉपिक रहेगा कि सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के हमने फर्स्ट चैप्टर एक एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इन तीनों सब्जेक्ट के नेक्स्ट सेशन से न्यू टॉपिक स्टार्ट होंगे। अब आते हैं हम जनरल साइंस के क्वेश्चन पे और जनरल साइंस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट और केमिस्ट्री में भी हम नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन इज नॉट मेटल। दिए गए यहां पे जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से मेटल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ए। देखो, ना ही सल्फर, ना ही शुगर और ना ही नाइट्रोजन, ये तीनों ही मेटल नहीं है।
मेटल एक सॉलिड मटेरियल होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सॉलिड मटेरियल होने के साथ ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल से आराम से पास आउट कर सकती है, ठीक है। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये काफी हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, फ्यूजिबल होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मेटल को हम शीट्स में या वायर में जो है हैमर्ड करके, यानी कि उनको ठोक के, उनको पीट के, आप देखते होंगे शीट्स में उनको डेवलप किया जाता है, तो इनमें भी हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मोस्टली मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे आपका सॉलिड ही बिहेव करते हैं और काफी जो है उनमें शाइन रहती है एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज अ, मिल्क क्या है? एक मिक्सचर है, एक एलिमेंट है, एक तरीके का मेटल है, क्या कहेंगे आप? मिल्क को किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? तो देखो, मिल्क जो है वो एक तरीके का मिक्सचर है, ठीक है। कंपाउंड कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कि मिल्क को लोग कंपाउंड कह देते हैं क्योंकि उसमें कई सारी चीजें ऐड हैं। देखो, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस होता है, हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले मिक्सचर समझो। देखो, मिल्क के अंदर क्या है, यहां पर मिल्क का जो एक मिक्सचर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो मेन आपके कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे वाटर का क्या है, वाटर एक कंपाउंड है। अगर आप जो इसका आपका रेशियो है वाटर का, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इस रेशियो को बदल दोगे तो पूरा का पूरा कंपाउंड जो है आपका बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर में जो भी चीजें आपकी एड ऑन होती हैं उनका कंपोजिशन जो है बहुत फिक्स नहीं होता है। तो मिल्क जो है एक मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन ये सिंगल कंपाउंड नहीं है किसी भी तरीके का। इसके अंदर वाटर, लैक्टोज, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये अपने आप में ही एक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे जो मिल्क के अंदर इनका जो मिक्सचर है वो केमिकली जो है आपका कंबाइंड नहीं है, वो फिजिकली कंबाइंड है। अगर आप चाहो तो फैट भी आप मिल्क से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो। आप देखते हो कि यहां पर जो भी कई सारे मिल्क आते हैं जिनमें फैट नहीं होता, जिनमें से वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो इस तरीके की चीजें भी आपको मिल्क में देखने को मिलेंगी। तो यहां पर वही कहना चाह रहे हैं कि मिल्क के अंदर का जो कंपोजिशन है इन सारी चीजों का, वाटर का, लैक्टोज का, फैट का, वो कम ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द प्योर एलिमेंट? इनमें से प्योर एलिमेंट कौन है? प्योर एलिमेंट की बात यहां पे की जा रही है। देखो, सोडियम जो है आपका, ये एक प्योर एलिमेंट है, यानी कि एक ही तरीके के एटम से बनके जो है मिलके ये बना हुआ है। सोडियम की कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये काफी सॉफ्ट होता है, सिल्वरी व्हाइट इसका कलर होता है और बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। केमिकल फॉर्मूला है सोडियम का Na, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटॉमिक नंबर क्या है आपका? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 है। ये एक अल्कली मैटर है, ठीक है, जिसे हम, आप देखोगे पीरियोडिक टेबल के कॉलम नंबर 1A में हम इसे पोजीशन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द कंपाउंड इन द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो कंपाउंड है? तो यहां पर देखो, अमोनिया जो है वो एक तरीके का कंपाउंड है। अब अमोनिया का क्या फॉर्मूला है? NH3। अब आप किसी भी कंपाउंड में, जैसे हमने मिक्सचर में देखा कि वहां पे कंपोजिशन चेंज हो सकता है, कंपाउंड में कंपोजिशन नहीं चेंज हो सकता है क्योंकि जहां कंपोजिशन चेंज हुआ पूरा का पूरा कंपाउंड बदल जाएगा, ठीक है। अमोनिया के अंदर 1 नाइट्रोजन एटम होता है, 3 हाइड्रोजन एटम होता है। और अमोनिया की अगर हम इसी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये एक टाइप की कलरलेस गैस है जिसके अंदर आपको बहुत पंजेंट स्मेल देखने को मिलेगी, बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल, और एक टाइप का ये पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, डायमंड क्या है? एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है या लिक्विड है? तो देखो, जो डायमंड है वो एक तरीके का एलिमेंट है, ठीक है। देखो, यहां पे एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो पहले तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था कि एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, इन सारी चीजों में क्या डिफरेंस होता है। अब उसी के बेसिस पे यहां पर हम आज एग्जाम्पल के फॉर्म में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो डायमंड जो है वो एक तरीके का एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है, जो एक ही टाइप के यहाँ पे एलिमेंट से मिलके बना है, दैट इज एटम से मिलके बना है, दैट इज कार्बन, ठीक है। तो कार्बन से मिलकर ये पूरा का पूरा जो है डायमंड एलिमेंट बना है। ये एक एलोट्रोप है कार्बन का। अब एलोट्रोप क्या होता है? देखो, एलोट्रोप का मतलब होता है कि अगर आप देखोगे तो कार्बन और डायमंड दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है,
ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग है। आप कार्बन का अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे, डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ डायरेक्टली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा नियम है जो हमें यह बताता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास का यहाँ पे आपको थ्योरी देता है, कौन सा ऐसा लॉ है। तो यहां पर देखो एवोगैड्रोस लॉ की बात की जा रही है। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, क्या कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में क्या कहता है एवोगैड्रोस लॉ? बेसिकली जितनी भी आपकी यहां पर गैसेस हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, ठीक है, तो यहां पर कोई गैस है जिसका टेम्परेचर, वॉल्यूम और आपका प्रेशर तीनों सेम होगा, उस पर्टिकुलर गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। यही आपका एक्सप्लेन करता है एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ sand and naphthalene can be separated by which of the following separation methods? देखो sand और naphthalene इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे? तो यहां पर सब्लिमेशन के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन बी सही है, सब्लिमेशन के थ्रू जो है हम इसे अलग करेंगे। कैसे? देखो सब्लिमेशन पहले समझो क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो पर्टिकुलरली स्टेट है वो कन्वर्जन किया जाता है। अब सब्लिमेशन जो है वो सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड फेज में नहीं जाने देता है। जैसे कि आपका कैम्फर, कपूर आपने देखा होगा, कपूर भी एक सबलाइम सब्सटेंस है। तो नैप्थलीन के साथ यहां पर क्या होता है कि नैप्थलीन को अगर आप हवा में रख दो कुछ समय के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जब नैप्थलीन और आपका सैंड के मिक्सचर को हीट किया जाएगा तो नैप्थलीन जो है वो आपकी फ्लास्क पे डिपॉजिट हो जाएगी और सैंड जो है वो आपका बच जाएगा, और इस तरीके से हम इन दोनों को अलग कर देंगे। मिश मेटल इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस? देखो जो मिश मेटल है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जो सिगरेट के लाइटर्स होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन और किन किन जगह इनका इस्तेमाल होता है? देखो बुलेट्स बनाने में, शेल्स बनाने में, लाइटर के फ्लिंट्स बनाने में, जेट इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में यहां पे मिश मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे देखो होमवर्क क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन से है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या एल्गी की है, जिम्नोस्पर्म की है, फंजी की है या एंजियोस्पर्म की है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में करो। साथ ही साथ अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस लेक्चर में, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगेन मैं रिमाइंड करा दूं कि आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ हमारी वेबसाइट parchamclasses.in पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।